एक आम सा टीनेजर लड़का रियो, जिसके सपने छोटे थे, जिंदगी सीधी थी, लेकिन एक दिन तेज दौड़ता हुआ ट्रक उसकी कहानी को खत्म कर देता है। यह शुरू आंखें खुलती हैं एक अजीब सी दुनिया में जहां हर कोना मैजिक से भरा है और उस नए जन्म में रियो को मिलती है एक शक्तिशाली वाटर मैजिक की पावर। उसका बस एक ही मकसद था, एक अकेली शांत और सिंपल जिंदगी जीना। पर दुनिया के प्लान कुछ और ही थे, क्योंकि बिना किसी हंगामे के, बिना किसी दिखावे के रियो बन जाता है इस दुनिया का सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल मैजिशियन। और सबसे शॉकिंग बात यह है, उसे खुद भी नहीं पता कि वो अब एक लेजेंड बन चुका है इस दुनिया का। एक दिन रियो की आंखें खुलती है और वो खुद को बादलों से भरे एक अजीब सी जगत में पाता है, जहां एक देवदूत उसके सामने खड़ा होता है। सबसे पहले देवदूत उसे बताता है कि वो हाल ही में मर चुका है, लेकिन उसे स्वर्ग या नर्क नहीं भेजा जा रहा। साफ कहानी यह है कि एक और इंसान ट्रक पुन का शिकार बन गया। अब मिशेल, जो कि देवदूत है, रियो को एक नई दुनिया में भेजने वाला है, जहां वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगा। मिशेल के पास जो जानकारी है उसके हिसाब से रियो को नए जगत में कोई खास मिशन नहीं दिया गया है, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। रियो कहता है कि उसे एक शांत और आरामदायक जीवन चाहिए। मिशेल इसे मान जाता है, लेकिन उससे पहले वो रियो को नए दुनिया का बेसिक ज्ञान देता है। उस जगत का नाम है पी, एक जादू से भरी दुनिया जहां लगभग 20% लोग अपने प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल एलिमेंट से जादू कर सकते हैं। रियो का कॉम्पैटिबल तत्व है पानी, और क्योंकि उसने एक शांत जीवन मांगा है, मिशेल ने उसके लिए एक छोटा सा घर, एक स्टार्टर पैक और मॉन्स्टर से बचाव के लिए बैरियर तैयार करवा दिया है। इस स्टार्टर पैक में एक बर्फ का घर है जिसमें 2 महीने का खाना स्टोर है। एक मॉन्स्टर गाइड भी दी गई है जिसमें उस एरिया के मॉन्स्टर की डिटेल लिखी है। ये किताब जंगल में आगे चलकर काफी काम आने वाली है रियो के। फिलहाल रियो अपना नया जादू टेस्ट करना चाहता है। वो बाहर जाता है और वाटर बॉल बोलता है, जिससे उसके हाथ में पानी का एक गोला बन जाता है। ये देख के उसे लगता है कि जादू काफी आसान है। वो फिर सोचकर भी वाटर बॉल बना सकता है, वो भी बिना मंत्र बोले। अब वो बाथ हाउस जाता है और टब भरना शुरू करता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि वो सिर्फ नॉर्मल या थोड़ा गर्म पानी बना सकता है, लेकिन गर्म पानी उसे बनाना नहीं आता। वो आग जलाने की कोशिश करता है, पर उसे पता नहीं है कि बिना माचिस के आग कैसे जलाएं। थक कर वो जमीन पर लेट जाता है, लेकिन सूरज देखते ही एक आइडिया आता है। वो पानी को कंप्रेस करता है, उसकी हीट घटाता है और बर्फ बनाता है। प्रैक्टिस के बाद वो बर्फ से एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाता है, जिससे सूरज की रोशनी से आग जला सकता है। वो फिर वो आग से पानी गर्म करता है। दिन के अंत तक वो आराम से बाथ लेता है। इस बर्फ वाले एक्सपेरिमेंट से उसे समझ आता है कि अगर वो पानी में हीट ऐड करे तो गर्म पानी भी बन सकता है। अगले दिन नाश्ता करते वक्त वो सोचता है कि 2 महीने के बाद खाना खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे हंटिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन जंगल के मॉन्स्टर के लिए एक छोटी छुरी काफी नहीं होगी, इसलिए वो ऑफेंसिव मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। पहला काम एक पेड़ पर वाटर बॉल मारना। ये काम करता है, लेकिन छोटी से पानी की बॉल से किसी मॉन्स्टर के खिलाफ वो काम नहीं कर सकता। फिर वो पानी को एक पॉइंट पर कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करता है। आइडिया अच्छा है, पर अभी तक उसका लेवल कम है, इसलिए उसका वाटर जेट अभी सिर्फ एक वाटर गन जैसा है। उसे मिशेल की बात याद आती है, मैजिक इमेजिनेशन का खेल है। वो रोज प्रैक्टिस करता है और कुछ दिन बाद उसके वाटर जेट ठीक होने लगता है, लेकिन अभी भी मॉन्स्टर को मारने लायक नहीं हुआ। वो साथ ही वो गर्म पानी बनाना भी सीख गया है। अगले दिन वो फिर बर्फ के जादू पे काम करता है। इस बार वो हवा से सीधा बर्फ बनाना चाहता है। काफी मेहनत के बाद वो हवा से बर्फ बना लेता है, लेकिन सूट नहीं कर पाता। उसके स्पेल अभी तक ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो इतना प्रैक्टिस करता है कि माना एग्जॉस्शन से जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन फिर से प्रैक्टिस शुरू होती है। ये उसका रूटीन बन जाता है। हफ्ते भर की मेहनत के बाद अब वो तुरंत बर्फ बनाना सीख गया है। अब उसके अटैक स्पेल तैयार है और खाना भी खत्म होने को है, इसलिए रियो पहली बार जंगल जाता है। वहां उसे कुछ फुटप्रिंट मिलते हैं जो उसे एक नदी तक ले जाते हैं। वहां उसे फ्लिंट मिलता है, जिससे वो अपनी तलवार के एज से आग जला सकता है। साथ ही कुछ डिटॉक्स हर्ब भी इकट्ठा करता है। वो तभी पीछे से एक गुर्राहट सुनाई देती है। मुड़कर देखने पर वो अपने पीछे एक लेसर बोर को देखता है जो उसकी तरफ घूर रहा होता है। ये देखकर रियो डर से हिल भी नहीं पाता। बोर उस पर चार्ज करता है, पर रियो मुश्किल से साइड में हटता है और बच जाता है, पर बोर रुकता नहीं है। लेकिन रियो अब रेडी है। वो बर्फ का पाथ बनाता है जिसमें बोर फिसल जाता है। फिर कई बर्फ के कांटे उसके रास्ते पे बिछा देता है जो सीधा बोर को छेद देता है, जिस वजह से बोर तुरंत मारा जाता है। फिर रियो उसका मीट प्रोसेस करता है और मॉन्स्टर बुक में उसके बारे में पढ़ता है। पता चलता है कि लेसर बोर उस जंगल का सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। ये बुक को बिगिनर के लिए है, इसलिए मॉन्स्टर बेसिक है, लेकिन आखिरी के 2 पेज खास हैं। एक पेज ड्रैगन के बारे में बताता है जो अकेले अपनी शक्ति से पूरे शहर को तबाह कर सकता है, और ये भी लिखा होता है कि अगर ड्रैगन से कभी सामना हो जाए तो तुरंत भाग जाओ, लेकिन भागना भी मुश्किल है, तो बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि भगवान तुम्हें बचा ले। एक और पेज डीमन के बारे में है जिसमें लिखा है कि अगर कभी वो तुम्हें मिल जाए
है तो बस तुम्हारा काम खत्म है समझो, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अगले दिन रियो फिर से शिकार पर निकल पड़ता है। जब रियो जंगल में अपना ध्यान लगाता है तभी अचानक से आसमान से एक विशाल असैसिन हॉक उस पर हमला कर देता है। ये हॉक विंड मैजिक का यूज करके अपने शिकार को काट सकता है। रियो तुरंत भागने लगता है और रेजर विंड से बचने के लिए आइस शील्ड बनाता है। उसे पता है कि हॉक से निपटना आसान नहीं होगा और वो लड़ना नहीं चाहता लेकिन भाग भी नहीं सकता, और कोई चारा ना होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि उसे लड़ना ही पड़ेगा। रियो हाथ उठाता है और वाटर जेट छोड़ने लगता है लेकिन हॉक उस अटैक से बच जाता है और विंड मैजिक के साथ नीचे गिरता है। रियो तुरंत रिएक्ट करता है, एक आई शील्ड बनाता है जो हॉक की आंख को काट देता है और हॉक जमीन पर सिर के बल गिर जाता है। कुछ देर बाद हॉक होश में आता है लेकिन उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई होती है तो वो उठकर भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले रियो का चेहरा याद कर लेता है क्योंकि अब उसे रियो से पर्सनल बदला जो लेना है। रियो चैन की सांस लेता है लेकिन सोचता है कि उसका सुकून भरा जीवन अब कुछ और ही बन गया है। हॉक से भागते हुए रियो इतना दूर निकल जाता है कि रात तक जंगल में ही भटक जाता है और वापस घर जाने की कोशिश में रियो एक चमकते हुए झील के एक डूलाहान यानी एक हेडलेस वॉरियर को देख लेता है जो रियो को भी देख लेता है। समय के साथ रियो अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। अब वो आसानी से शिकार कर सकता है और खाने को प्रिजर्व भी कर लेता है। वो उसका वाटर मैजिक भी अब काफी पावरफुल हो चुका है और वो अब तेजी से आइस शीट भी बना सकता है जो तुरंत जमीन पर गिरती है, और उसका वाटर जेट इतना स्ट्रांग हो गया है कि पत्थर को भी काट सकता है, लेकिन वो सिर्फ बर्फ के जादू तक सीमित नहीं है। डूलाहान से मुलाकात के बाद वो हर रात जंगल जाके उससे लड़ता है। मास्टर गाइड में डूलाहान का जिक्र नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि वो या तो मास्टर नहीं है या फिर उस लेवल से बहुत ऊपर है। फिर भी रियो से लड़ता है जो एक तरह से ट्रेनिंग का सेशन होता है। डूलाहान शक्ति और स्किल दोनों में रियो से ज्यादा स्ट्रांग है। रियो हर बार अपने आइस शील्ड से उसके अटैक रोकता है लेकिन कुछ ही पलों में गिर जाता है। डूलाहान कभी भी कुछ नहीं बोलता लेकिन रियो को लगता है कि जैसे वो उसका टीचर हो जो उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन डूलाहान अपनी तलवार उठाता है और पानी के मैजिक से उसका ब्लेड लंबा कर देता है। रियो हैरान हो जाता है कि वो भी मैजिक यूज कर सकता है। फिर वो तलवार रियो को दे देता है और झील के ऊपर चला जाता है। कुछ दिन बाद जब रियो शिकार कर रहा होता है तभी वही पुराना वाला असैसिन हॉक फिर से उस पर हमला करता है लेकिन अब वो काला हो चुका है। रियो समझ जाता है कि वो इवॉल्व हुआ है सिर्फ बदला लेने के लिए। हॉक हवा में उछलता है और कई विंड स्लैशेस अटैक करता है। रियो तुरंत 5 लेयर के आइस वॉल बनाता है लेकिन इवॉल्व होने के बाद हॉक के अटैक इतने स्ट्रांग होते हैं कि सभी आइस वॉल टूट जाती हैं। ये देखकर रियो घबरा जाता है पर भागता हुआ आइस वॉल बनाता रहता है। जब एक ओपनिंग दिखती है तो कई आइस स्पाइक छोड़ता है वो, लेकिन हॉक उससे भी बच जाता है। फिर वो अपना मुंह खोलता है और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में चीखता है जिससे रियो का जादू फेल हो जाता है। उसकी सारी शील्ड गायब हो जाती हैं। अब वो बिल्कुल असुरक्षित है। हॉक उसके सामने मंडराता है और रियो को महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ही पलों बाद रियो को हवा में बिजली का एहसास होता है और एक बिजली का वार सीधा उसकी तरफ आता है। वो तुरंत एक स्टिक को लाइटनिंग रॉड बनाता है और खुद को बचा लेता है। जैसे ही वो चौक से उभर रहा होता है हॉक नीचे आके अपने पंजों से उस पर वार करता है। रियो लास्ट मूवमेंट पर अपनी आइस शॉट निकाल कर अटैक को रोक लेता है। दोनों के बीच कुछ और अटैक होते हैं लेकिन डूलाहान की ट्रेनिंग के चलते रियो जल्दी हॉक की वीकनेस समझ जाता है और उसके गले में तलवार घुसा के उसके मार देता है। हॉक जमीन पर गिरता है और रियो उसके पास जाता है। उसे महसूस होता है कि वो हॉक के जज्बात समझ सकता है। उसने अपनी आंखें खोई थी इसलिए वो रियो से बदला लेना चाहता था और इवॉल्व भी इसलिए हुआ, लेकिन रियो भी स्ट्रांग होने के लिए मेहनत करता आ रहा था इसलिए उसकी जीत हुई। जब वो घर लौट रहा होता है तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है, वो भी रेड कलर का। रियो को याद आता है कि किताब में लिखा था कि ड्रैगन से जीतना इम्पॉसिबल है। उसे लगता है कि सब खत्म है लेकिन ड्रैगन टेलीपैथी से बात करता है। ड्रैगन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस एक काले हॉक को ढूंढ रहा है जो इधर से गुजर रहा था। रियो समझ जाता है कि वो उसी हॉक की बात कर रहा है जो अब मर चुका है। वो माफी मांगता है और बताता है कि हॉक ने उस पर हमला किया था इसलिए उसने खुद को बचाने के चक्कर में उसे मार दिया। ड्रैगन को ये सुनकर थोड़ी हैरानी तो होती है लेकिन वो नाराज नहीं होता। वो रियो की तलवार को देखकर और भी रुचि लेता है उस पर क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये फेरी किंग की तलवार है। वो सोचता है कि अगर फेरी किंग ने ये किसी लड़के को दी है तो जरूर उसने कुछ अच्छा ही किया होगा। ड्रैगन रियो को पसंद करता है। रियो के पास कुछ सवाल होते हैं जिन्हें वो पूछना चाहता है। दोनों काफी देर तक बात करते हैं लेकिन फिर ड्रैगन अपने घर लौटने लगता है। रियो से शुक्रिया अदा कहता है और ड्रैगन भी खुश होता है क्योंकि कई सालों बाद उसकी किसी ह्यूमन से इतनी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। जब ये सब हो रहा होता है तब ऊपर स्वर्ग में मिशेल रियो की रिकार्नेशन की फाइल चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक
छोटी सी बात नजर आती है जो पहले छूट गई थी। रियो को इटर्नल यूथ का एक हिडन ट्रेट मिला हुआ है। मिसाइल हैरान होता है क्योंकि उसने आखिरी बार ऐसा ट्रेट तब देखा था जब उसने 10,000 साल पहले एक हीरो लड़की को फ्रेम में भेजा था। एक दिन रियो समुंदर के किनारे जाता है क्योंकि उसे कुछ दिनों से नमक की क्रेविंग हो रही थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक टूटी फूटी शिप का मलबा मिलता है। वो धीरे धीरे शिप के पास जाके देखने लगता है कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है, और तभी उसे एक लाश दिखाई देती है। जब वो उसके आदमी के पास जाके चेक करता है तो पता चलता है कि वो आदमी पहले ही मर चुका है। तभी बीच के दूसरे साइड से किसी के कराहने की आवाज आती है। रियो तुरंत देखता है और उसे खुशी होती है कि कोई तो बच गया। ये आदमी एबल होता है जो सोचता था कि शिप के क्रैश के बाद वो समुद्र में ही मारा जाएगा, लेकिन जब वो आंख खोलता है तो खुद को एक गर्म बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है जहां उसके सभी सामान पास की टेबल पर ही होते हैं। तो वो तुरंत उठकर आसपास एक्सप्लोर करता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो घर के बाहर जाकर को जान पहचानने के निशान ढूंढता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ घने पेड़ दिखाई देते हैं। तभी रियो घर के बाहर आता है और कहता है कि उसे देखकर अच्छा लगा कि तुम उड़ गए। ये सुन के एबल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चला था कि रियो कब वहां आ गया। उसके कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि रियो का फैशन सेंस खराब है, लेकिन बदतमीजी से कमेंट करने के बजाय वो उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि रियो ने ही उसकी जान बचाई है। रियो कहता है कि उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ उसकी बॉडी उठाकर यहाँ लाई है। दुर्भाग्य से एबल ही इकलौता सर्वाइवर था, बाकी सब लोग मार चुके थे। एबल थोड़ा हैरान होता है ये सुनकर, लेकिन कहता है कि उसे उनकी मौत की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सब इलीगल स्मगलर थे। रियो को स्मगलर का मतलब सही से समझ में नहीं आता, लेकिन फिलहाल उसे लगता है कि एबल भूखा होगा इसलिए लंच बनाता है। वो खाने के दौरान एबल पूछता है कि रियो ने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुआ है। रियो कहता है कि उसके पास और कुछ कपड़े पहनने को नहीं है। एबल पूछने ही वाला होता है कि वो कपड़े खरीद क्यों नहीं लेता, लेकिन सोचता है कि शायद उसके पास पैसे नहीं है इसलिए चुप रहता है। सच तो ये था कि रियो के पास पैसे नहीं थे, और अगर होते भी तो आसपास कोई शहर या गांव नहीं था जहां से वो कपड़े भी नहीं खरीद सकता था। ये बात सुनकर एबल को हैरानी होती है, लेकिन वो रियो की सर्वाइवल स्किल से इंप्रेस होता है। वो पूछता है कि क्या टेबल पर रखी छुरी से उसने शिकार किया था। रियो कहता है कि छुरी मैं सिर्फ मीट काटने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, एक्चुअल शिकार वो अपने वाटर मैजिक से करता है, और ये दिखाने के लिए वो जादू से पानी का जग भर देता है। एबल हैरान रह जाता है क्योंकि सेंट्रल प्लेन में भी सिर्फ आधी पॉपुलेशन ही मैजिक यूज कर सकती है, जबकि मिसाइल ने रियो को बताया था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच के बाद एबल रियो से कहता है कि उसे शिपरेक के पास को चेक करना है। रियो उसे वापस समुंदर तक ले जाने के लिए हाँ कर देता है। रास्ते में एबल पूछता है कि रियो मैजिक यूज कर सकता है तो स्टाफ क्यों नहीं रखता वो अपने पास। रियो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन एबल समझ जाता है कि अगर उसके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है तो स्टाफ भी तो नहीं होगा। ये कितनी सिंपल बात है। अपनी बदतमीजी का अफसोस करते हुए एबल कहता है कि अगर रास्ते में कोई मुसीबत आई तो वो सब हैंडल करेगा। रियो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन एबल इंसिस्ट करता है क्योंकि उसने एबल की जान बचाई है, इसलिए उसका भी रियो की जान की रक्षा करने का तो फर्ज ही बनता है। जब वो दोनों वापस शिपरेक के पास पहुंचते हैं तो रियो देखता है कि सारी बॉडीज गायब हैं। शायद कोई मॉन्स्टर उन्हें खा गया या वो समुद्र के पानी में बह गए। एबल सच में लकी था कि रियो ने उसे पहले ढूंढ लिया, नहीं तो उसका हाल भी बाकी लोगों की तरह ही होता। एबल जो ढूंढ रहा था वो उसे वहां नहीं मिलता तो वो सर्च करना बंद कर देता है। रियो पूछता है कि वो क्या करेगा। एबल कहता है कि वो अपने दोस्तों के पास वापस जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि ये जगह लॉन नाम के टाउन से काफी दूर है। वो सोचता है कि ये सफर लंबा होगा और अकेला भी हो जाएगा वो सफर में, लेकिन तभी वो एक आइडिया देता है क्यों ना रियो भी उसके साथ चले। रियो थोड़ा शौक होता है, लेकिन एबल कहता है कि उसे किसी गाइड की जरूरत होगी अपने घर तक लौटने के लिए। रियो थोड़ा सोचकर फाइनली हाँ बोल देता है, लेकिन कहता है कि कल सुबह तक कुछ काम निपटाने हैं उसे, जिसके बाद वो चल सकता है, और इस बात के लिए एबल भी मान जाता है और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती। उस रात रियो जंगल के अंदर चला जाता है। ये देख एबल को थोड़ा अजीब लगता है कि रियो अकेले जंगल जा रहा है, लेकिन क्यों, जबकि उसने कहा था कि आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि वो मर चुके अपने करीबियों को लास्ट टाइम गुड बाय बोलने गया है। रियो जंगल में जाके डूलाहान से मिलता है। वो कहता है कि वो कुछ समय के लिए जंगल छोड़ रहा है, इसलिए आज की लड़ाई उनकी आखिरी हो सकती है। रियो अपनी तलवार निकालता है और डूलाहान पर चार्ज करता है। डूलाहान अब भी उसके सारे वार रोक देता है, लेकिन रियो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब उसके अटैक से डूलाहान थोड़ा पीछे हटने लगा है। लेकिन अब भी रियो की स्किल डूलाहान के लेवल तक नहीं पहुंची है और अंत में वो इस बार भी हर बार की तरह हार जाता है। लड़ाई के बाद डूलाहान वापस लेक की तरफ चलता है तो रियो उसे उसकी ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद देता है। डूलाहान भी रियो को अपना प्यारा शिष्य
मानता था, इसलिए वो जाते जाते रियो को एक स्पेशल रोब गिफ्ट करता है, जिसके लिए रियो बहुत आभारी होता है डूलाहान का। अगली सुबह रियो और एबल अपने लोन जाने के सफर पर निकल पड़ते हैं। जाते वक्त रियो अपने नए दुनिया के पहले घर को एक अंतिम अलविदा कह देता है। जंगल के अंदर जाते ही उनका सामना एक बोर मॉन्स्टर से होता है। बोर को देख एबल तुरंत कहता है कि रियो पीछे हट जाए, क्योंकि वो खुद इस मॉन्स्टर से निपट लेगा। एबल अपना कॉम्बैट स्किल टोटल इम्पार्लिमेंट यूज करता है और एक ही पल में बोर के शरीर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। रियो ये देखकर हैरान रह जाता है और एबल से पूछता है कि ये कॉम्बैट स्किल क्या होती है। एबल समझाता है कि जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते वो कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, जैसे अभी उसने करके दिखाया है। एक दिन फॉरेस्ट में चलने के बाद वो दोनों एक मार्स एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन वहां लिजर्ड मैन भरे हुए होते हैं। एबल उनसे बचना चाहता था, तो वो सजेस्ट करता है कि वो जंगल से घूमकर जाएंगे, लेकिन रास्ते में रियो को महसूस होता है कि कुछ लिजर्ड मैन उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो ये बात तुरंत एबल को बता देता है। एबल कहता है कि अब उन्हें लड़ना ही पड़ेगा और वो अपनी तलवार रेडी करता है। रियो कहता है कि एबल अकेले इनसे नहीं निपट पाएगा, तो वो खुद मैजिक से उनका सामना करेगा। एबल को समझ नहीं आता कि रियो कैसे अकेले सब लिजर्ड मैन से निपटाएगा, लेकिन जैसे ही लिजर्ड मैन सामने आते हैं, रियो तुरंत कई आइसिकल उन पर बरसा देता है। ये सब देखकर एबल शॉक में रह जाता है, लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी, तो सवाल बाद में है। सब लिजर्ड मैन से निपटने के बाद एबल रियो से पूछता है कि उसने कौन सी स्पेल यूज की। रियो कहता है कि उसने तो सिर्फ बेसिक आइसिकल स्पेल यूज की थी। एबल कहता है कि एक मेज एक बार में सिर्फ एक स्पेल ही कास्ट कर सकता है। ये बात उसे एक विंड मेज ने बताई थी। रियो सोचता है कि शायद ये लिमिटेशन सिर्फ विंड मैजिक में होती है, क्योंकि उसे कभी भी वाटर मैजिक से एक साथ मल्टी कास्टिंग में दिक्कत नहीं हुई। पर रियो एबल के लिए एक गिलास पानी का बनाता है, लेकिन एबल नोटिस करता है कि इस बार उसने अलग इनकांटेशन यूज की थी। रियो बिना किसी जरूरत के इनकांटेशन यूज करता है सिर्फ क्योंकि वो कूल लगना चाहता है, लेकिन वो एबल को ये बात नहीं बताता। थोड़ी देर बाद वो जंगल से निकलकर एक खुले मैदान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बिना जाने वो रॉक गोलम फील्ड में घुस जाते हैं, इसलिए गोलम उन पर पत्थर बरसा देते हैं, जिसे रियो और एबल ब्लॉक कर लेते हैं। रियो पहली बार रॉक गोलम को देख रहा होता है और उनका अपीयरेंस उसके एक्सपेक्टेशन से अलग होता है। एबल अपना टोटल इम्प्लीमेंट स्किल एक गोलम पर यूज करता है, लेकिन गोलम तुरंत हील हो जाता है। रियो सोचता है कि इन्हें एक ही बार में तोड़ना होगा और ये काम करने के लिए उसके पास एक स्पेल रेडी है। वो एबल से कहता है कि थोड़ा डिस्टेंस बनाए उससे। फिर रियो एक बड़ा आइस क्यूब समन करता है और उसे दो गोलम पर गिरा देता है। डैमेज देखकर एबल के साथ रियो खुद भी हैरान हो जाता है कि वो इतना पावरफुल है, जिसके बाद वो बाकी गोलम के साथ भी वही करता है, लेकिन एक गोलम अब भी जमीन पर गिरकर बिना हिले पड़ा होता है। रियो सोचता है कि गोलम जमीन से एनर्जी खींचकर अटैक करते हैं और जब वो गिर गया है तो एनर्जी लेना बंद हो गया है, इसलिए वो ऐसा हो गया। गोलम के अंदर एक बड़ा मैजिक स्टोन होता है, जिसे वो ले जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बाकी गोलम क्रश हो चुके होते हैं, तो और मैजिक स्टोन नहीं मिल सकते उन्हें। रात में कैंप लगा के वो दोनों बैठकर बात करते हैं। एबल कहता है कि डंजन में भी ऐसे मॉन्स्टर होते हैं। रियो तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि पहले डंजन के बारे में उसने उसे क्यों नहीं बताया। एबल कहता है कि उसे लगा नहीं था कि रियो इतना एक्साइटेड होगा डंजन का नाम सुन के, लेकिन गुड न्यूज ये है कि सेंट्रल प्लेन का एक लौटा डंजन लॉन टाउन में ही है, जहां वो जा रहे हैं। फिर रियो ड्वार्फ और एल्फ के बारे में पूछता है। एबल बताता है कि ड्वार्फ छोटी हाइट के स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो क्राफ्टमैनशिप में माहिर होते हैं। लॉन में काफी डॉर्फ्स हैं। एल्फ मोस्टली फॉरेस्ट में रहते हैं और ह्यूमन से दूरी बनाए रखते हैं। एबल सिर्फ एक एल्फ को जानता है जो लॉन में रहता है। अगली सुबह वो नॉर्थ की तरफ चलते हैं। रियो बताता है कि उन्हें पहाड़ियों के पार ह्यूमन सिविलाइजेशन मिलेगी। एबल हैरान होता है कि रियो को ये सब कैसे पता, जबकि उसने कभी किसी विलेज का दर्शन नहीं किए हैं। रियो असल में ड्रैगन से हुई बात की वजह से ये सब जानता है, लेकिन वो ये बात नहीं बताना चाहता। सिर्फ कहता है कि ये बात तुम्हें नहीं पता चले तो ही बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद रियो एक टेरिफाइंग प्रेजेंस महसूस करता है और दोनों के सामने एक बड़ा ग्रिफिन आ जाता है। वो दोनों जानते हैं कि इस मॉन्स्टर से लड़ना उनके बस की बात नहीं है, तो रियो तुरंत अपने पाव से बचा हुआ मांस निकालकर हवा में उछालता है। एबल भी वही करता है। ग्रिफिन तुरंत मांस ले जा लेता है और खुश होकर उन्हें छोड़ देता है। एबल कहता है कि मॉन्स्टर जैसे ग्रिफिन तो ह्यूमन के आसपास सदियों से नहीं देखे हैं, तो हो सकता है कि ये पहाड़ी मॉन्स्टर को सिविलाइजेशन से दूर रखती हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि और पावरफुल मॉन्स्टर उन्हें आगे मिलने
मिलने वाले हैं। और सच में कुछ देर बाद वो दोनों एक ग्रुप और वाइवरन से टकरा जाते हैं। एबल उन्हें अवॉइड करने का सजेस्ट करता है, लेकिन माउंटेन में घूमना मुश्किल होगा। रियो कहता है कि ग्रिफिन तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वाइवन को वो संभाल सकता है। वो कवर से निकलकर कई आइसिकल स्पीयर से उन्हें गिरा देता है। ये देखकर एबल इस आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल तौर पर 20 एडवेंचर की जरूरत होती है वाइवन से निपटने के लिए, लेकिन अब वो जब जिंदा बच गया है तो शिकायत का कोई मतलब नहीं है। रियो और एबल फाइनली माउंटेन के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और अब वो एक कदम और पास आ गए हैं ह्यूमन दुनिया से मिलने के लिए। रियो अचानक से पूछता है कि वो किस कंट्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसे कोई भी जगह चलेगी बस डेबोही एम्पायर को छोड़कर। एबल बताता है कि डेबोही एम्पायर तो थोड़ा और उत्तर में है, और ये सुनकर रियो के चेहरे पर राहत आ जाती है। एबल को थोड़ा कंफ्यूजन होता है और वो पूछता है कि क्या रियो को डेबोही एम्पायर से कोई प्रॉब्लम है। रियो कहता है कि ना तो उसका डेबोही एम्पायर से कोई इशू है, ना ही वहां के लोगों से, लेकिन उसे डेबोही नाम सुन के छपरी फीलिंग आती है, इसलिए वो उससे जुड़ी कोई भी चीज अपने आसपास नहीं चाहता। एबल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो ये बात जाने देता है। तभी रियो दूर एक रोड देखता है और देखकर पता चलता है कि वो रोड ईस्ट से वेस्ट जा रही है। एबल को तब समझ आता है कि जो पहाड़ियां का रेंज उन्होंने अभी क्रॉस किया वो आम नहीं है। जब रियो उससे पूछता है कि क्या कुछ वो सोच रहा है, तो एबल कहता है कि कुछ खास नहीं, बस इतना कहता है कि वो रोड उन्हें एक टाउन तक ले जाएगी। रियो एक्साइटेड हो जाता है बेड में सोने के ख्याल से, और एबल सजेस्ट करता है कि हमें टाउन में खाने का मजा भी लेना चाहिए, इस बात को नहीं भूलो। रात होने तक वो टाउन पहुंच जाते हैं और एक इन में डिनर करते हैं। एबल रियो को कहता है कि उसे एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि गिल्ड लाइसेंस उसका आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर भी काम करेगा, और अगर उसके पास लाइसेंस होगा तो नए शहर में घुसने पर उसे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वो रियो को याद दिलाता है कि जब वो लोग टाउन में आए थे तो एबल ने उसके लिए एक सिल्वर कॉइन दिया था टैक्स के रूप पर। रियो उसका मजाक उड़ाता और कहता है क्या तू दोस्ती में हर एक पैसे के बारे में याद रखेगा। एबल थोड़ा क्रिंज महसूस करता है, लेकिन बात को आगे बढ़ाता और कहता है कि अगर वो गिल्ड का मेंबर बन तो गिल्ड उसे मैजिक स्टोन और मोस्ट ऑफ मटेरियल अच्छे दाम पर खरीदेगा। वो समझाता है कि सिर्फ एल्केमिस्ट ही उन मटेरियल का सही यूज कर सकते हैं, और रियो इसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। पर जैसे ही वो कुछ और पूछने वाला होता है, वेट्रेस उनका खाना ले आती है और वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसके सामने कड़ी राइस का प्लेट रखा हुआ है। रियो सोचता है कि कड़ी राइस इस वर्ल्ड में कैसे हो सकती है, और खाने पर पता चलता है कि टेस्ट भी वैसा ही था जैसा जापान में वो खाया करता था। रियो तुरंत पूरा प्लेट फिनिश कर देता है और कड़ी ऑर्डर करता है। अगले दिन भी वो कड़ी की तारीफ करता रहता है और कहता है कि ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात थी जो एबल ने उससे छुपाई थी। वो मजाक में एबल से कहता है कि अब सब सीक्रेट बता दो जो तुमने मुझसे छुपा रखे हैं। एबल थोड़ा शौक रह जाता है, लेकिन रियो सिर्फ टाउन के डेजर्ट शॉप के बारे में पूछना चाहता था। एबल ऑकवर्डली कहता है कि उसे स्वीट पसंद नहीं है और वहां से निकल जाता है। रियो को उसका बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और कुछ देर बाद लॉन टाउन पहुंच जाते हैं, जो बड़े खेतों से घिरा हुआ है। टाउन गेट पर गार्ड निमर एबल को पहचान लेता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि एबल कुछ महीने पहले गायब हो गया था। एबल कहता है कि काफी कुछ हुआ है, लेकिन रियो की वजह से वो वापस आ गया। निमर रियो का शुक्रिया अदा करता है और उसके साथ जोर से हाथ मिलाता है। फिर वो एबल से बातें करने लगता है। टाउन के अंदर जाके एबल रियो से कहता है कि सीधा गिल्ड चलते हैं, क्योंकि उसके साथ होने से रियो को तुरंत रजिस्ट्रेशन में रैंक अप मिल सकता है। वो बताता है कि नॉर्मली नए एडवेंचर को एफ रैंक दिया जाता है, लेकिन अगर कोई बी रैंक या उससे ऊपर का एडवेंचर उनका रिकमेंडेशन दे तो वो डी रैंक तक सीधा पहुंच सकते हैं। गिल्ड पहुंचते ही सब एबल को घेर कर खुशी से घेर लेते हैं, जैसे कोई सुपरस्टार वापस आ गया हो। रियो ये सब देखकर खुश होता है कि एबल कितने अपने लोग हैं इस टाउन पर। वो सोचता है कि एबल को थोड़ा और एंजॉय करने देना चाहिए अकेले, और खुद फ्रेश एयर लेने बाहर चला जाता है। वहां वॉक करते हुए रियो एक एल्फ लड़की से टकराता है। रियो उसके पॉइंटी ईयर और खूबसूरत चेहरे से प्रभावित होता है, लेकिन एल्फ भी उसकी आउटफिट को देखकर हैरान होती है। वो पहचान जाती है कि ये फेरी किंग का कोट है और कहती है कि फेरी किंग ने उसे ये गिफ्ट दिया होगा। इसका मतलब वो रियो को पसंद करता है। रियो को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। एल्फ आगे कहती है कि वो उससे जल्दी मिलना चाहेगी, लेकिन वो फिर कभी मिलेंगे किसी और रास्ते पर। रियो अभी भी वहीं कंफ्यूज खड़ा होता है जब एबल बाहर आता है और उसे अंदर बुलाता है। फिर वो रियो को सभी से मिलवाता और कहता है कि उसने ही उसकी जान बचाई है। सब रियो का शुक्रिया अदा करते हैं और रियो को ये सब अटेंशन अच्छा लगता है। उसके बाद एबल रियो को फ्रंट डेस्क ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उससे डी रैंक एडवेंचर के रूप में रजिस्ट्रेशन करे, क्योंकि वो उसका रिकमेंडेशन दे रहा है। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है, क्योंकि एबल की पार्टी से पहले किसी ने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया। एबल कहता है कि रियो एक स्पेशल केस है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि
फिर भी रियो को अपनी स्ट्रेंथ का प्रूफ देना होगा। तब एबल कहता है कि वो डायरेक्टली गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें रुकने के लिए कहती है और कुछ ही देर में ड्रामेटिक गिल्ड मास्टर ह्यूग भागता हुआ आता है। जैसे ही उसने सुना था कि एबल वापस आया है, एबल उसे रियो से मिलवाता और कहता है कि वो चाहता है कि रियो को रैंक अप टेस्ट दिया जाए। ह्यूग कहता है कि रियो को स्ट्रेंथ टेस्ट देना पड़ेगा। एबल कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गिल्ड मास्टर को यह मानना मुश्किल होता है कि रियो उससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए एबल उसे वो सारे मैजिक स्टोन दिखाता है जो उन्होंने वाइवन से इकट्ठा किए थे और ह्यूग लिटरली होश खो देता है। उन्हें देखकर वो कहता है कि इतने सारे मैजिक स्टोन का मतलब है कि उन्होंने इतने ज्यादा वाइवन का शिकार किया है जो एक पूरे देश को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। तब एबल उसे बताता है कि उसे किसी भी मॉन्स्टर अटैक की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ये सब बाइवन मैलेफिक माउंटेन के साउथ में मारे हैं। रियो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि क्या इस माउंटेन का नाम किसी खास वजह से ये रखा गया है। ह्यूग कहता है कि उसने आज तक किसी इंसान के बारे में नहीं सुना जो मैलेफिक माउंटेन को सेफली पार कर पाया हो। वो कहता है कि ये पहाड़ियां इतनी खतरनाक है कि सबसे हाई रैंक एडवेंचर भी बिना किसी मजबूरी वजह के वहां जाना नहीं चाहते। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एबल और रियो इतिहास के पहले लोग हैं जो वहां से जिंदा वापस आए हैं। इसी वजह से वो तुरंत डिसाइड करता है कि रियो को बिना किसी टेस्ट के डी रैंक दे दिया जाएगा। तभी एबल की पार्टी रूम में घुस जाती है और सब लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो कभी एबल को दोबारा देख पाएंगे। गिल्ड मास्टर उन्हें मिलने का समय देने के लिए रियो को बाहर ले जाता है ताकि उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। एबल रियो से कहता है कि वो रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर रुके क्योंकि उसके बाद वो उसे एक खास जगह ले जाना चाहता है। उसके बाद ह्यूग रियो को अपने ऑफिस ले जाता है और रास्ते में बताता है कि एबल की पार्टी क्रिम्सन सॉर्ड इस टाउन की सबसे पावरफुल और फेमस पार्टी में से एक है। रियो इतना सरप्राइज नहीं होता इस बात से, लेकिन उसे ये डाउट होता है कि क्या वो सच में बिना किसी टेस्ट के डी रैंक डिजर्व करता है। ह्यूग उसे कहता है कि वो जानता है एबल कितना टैलेंटेड है, लेकिन वो भी अकेले इतने सारे वाइवन को नहीं मार सकता। इसी वजह से उसे पूरे यकीन है कि रियो ने उनके खिलाफ लड़ने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया होगा और इसी वजह से वो डी रैंक के लायक है। तभी रिसेप्शनिस्ट नीना ऑफिस में आती है सारे रजिस्ट्रेशन सामान लेकर। ह्यूग उसे कहता है कि वो अब रियो का रजिस्ट्रेशन हैंडल करे क्योंकि उसे पेपर वर्क काफी ज्यादा है जिसे वो हैंडल करना चाहता है। नीना अपना परिचय देती है और फिर बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना शुरू करती है। फिर वो बताती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद के अगले 300 दिन तक रियो गिल्ड के लॉजिंग में रह सकता है। उसके बाद उसे अपना खुद के लिए रहने की जगह ढूंढनी होगी। फिर नीना उसे डंजन एक्सप्लोरेशन कोर्स के बारे में बताती है जो नए एडवेंचर के लिए होता है। रियो तुरंत कहता है कि वो इस कोर्स में एनरोल करना चाहता है। नीना कहती है कि उसे 2 दिन बाद सुबह 9 बजे मीटिंग हॉल में आना होगा। रियो हैरान हो जाता है सुन के कि इस दुनिया में घड़ियां भी हैं। उसके बाद एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होती है और नीना उसे कहती है कि वो क्रिस्टल डिवाइस पर अपना हाथ रखे। जैसे ही रियो अपना हाथ रखता है, क्रिस्टल उसका बायोमेट्रिक स्कैन करता है और उस पर रखे मेटल प्लेट में डाटा अपलोड कर देता है जिससे वो उसका ऑफिशियल गिल्ड कार्ड बना देता है। नीना उसे बधाई देती है कि अब वो गिल्ड का हिस्सा बन चुका है, वो भी ऑफिशियल। फिर दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एबल रियो को टाउन टूर पर ले जाता है और कहता है कि एस्कॉर्टिंग के बदले में उसके लिए वो कुछ कपड़े और स्टाफ खरीदना चाहता है। रियो अपने कपड़ों के लिए खुश होता है लेकिन स्टाफ के बारे में थोड़ा क्यूरियस होता है। एबल कहता है कि हर मैजिशियन के पास एक स्टाफ होना चाहिए, पर रियो कहता है कि उसे मैजिक के लिए किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ती। वो ये भी कहता है कि जब पास की फाइट होती है तब वो तलवार भी यूज कर सकता है, तो स्टाफ उसके लिए काम का नहीं होगा। एबल ये सुनकर हैरान रह जाता है और ज्यादा हैरान वो जब होता है जब रियो से कहता है उसकी ये छोटी सी नाइफ ही उसकी असली सॉर्ड है। रियो फिर कहता है कि उसे कपड़ों या स्टाफ से ज्यादा जरूरत है इस दुनिया के बेसिक इंफॉर्मेशन की। जल्दी उसे पता चलता है कि यहाँ का समय, दिन, हफ्ते और महीने बिल्कुल अर्थ जैसे ही हैं। यहाँ तक कि वो लोग मैट्रिक सिस्टम भी यूज करते हैं। अब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि अर्थ से कोई आदमी काफी पहले इस दुनिया में आया था और उसने यहाँ के नियम बदल दिए, इसलिए सब कुछ इतना फैमिलियर लगता है उसको। तभी एबल स्टोर से वापस आ जाता है सारी चीजें खरीद कर और कहता है कि दिन का असली इवेंट अभी बाकी है। फिर वो रियो को एक बड़े से इन ले जाता है जहां गिल्ड के सब लोग एबल की सेब बाजी की पार्टी मना रहे होते हैं। वो रात भर पार्टी करते हैं और अगले दिन सुबह नीना रियो को लेने आती है ताकि उसे उसका नया स्टे लोकेशन दिखाया जा सके। वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ 2 नए एडवेंचर पहले से ही रहते हैं। एक बूरे बालों वाला लड़का जिसका नाम नील्स है और एक सुनहरे बालों वाला लड़का जिसका नाम ईटो है। दोनों उसका वेलकम करते हैं। जब नीना चली जाती है, नील्स नीना के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि उसे वो बहुत पसंद है। ईटो उससे कहता है कि वो सपने देखना बंद करे क्योंकि वो उसके औकात के बाहर है।
फिर वो रियो से छोटी मोटी बातें करने लगते हैं, जैसे कि गिल्ड लॉजिंग में रहना कैसा लगता है। तभी नीना वापस रूम में आती है एक और नए एडवेंचर के साथ जो थोड़ा घबराया हुआ होता है। उसका नाम एमोन है और धीरे धीरे वो चारों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद रियो और एमोन अपना डंजन एक्सप्लोरेशन का क्रैश कोर्स पूरा कर लेते हैं। उनके अध्यापक बताते हैं कि दोपहर में वे लोग डंजन के पहले स्तर पर प्रवेश करेंगे। एमोन विजिबली घबराया हुआ होता है, लेकिन रियो से समझाता है कि अगर तुम अभी से ही घबरा गए तो जब तक हम डंजन पहुंचेंगे तब तक तुम बहुत ही ज्यादा थक जाओगे। इंस्ट्रक्टर सबसे पूछते हैं कि क्या किसी का कोई प्रश्न है, तो रियो पूछता है कि क्या पहले से क्लियर किए गए फ्लोर तक तुरंत पहुंचने का कोई तरीका है। इंस्ट्रक्टर प्रभावित होता है क्योंकि ऐसे सवाल तो अनुभवी लोग ही पूछते हैं। वो बताते हैं कि कुछ दक्षिण डंजन में ऐसे चेक पॉइंट होते हैं, लेकिन लॉन्ग के डंजन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर इंस्ट्रक्टर सभी को शहर के बीच बने डंजन ले जाते हैं। वो बताते हैं कि पूरा शहर इस डंजन के चारों तरफ बसा है। हर कुछ सालों में मॉन्स्टर की संख्या बढ़ जाती है। कभी कभी वे जमीन तक आ जाते हैं, लेकिन डंजन के चारों तरफ की दीवार नगर में वासियों को सुरक्षित रखती हैं। नए एडवेंचर को वो भरोसा दिलाते हैं कि अभी कोई बड़े खतरे की संभावना नहीं है, तो सभी लोग आराम से डंजन एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब सभी पहले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक सेफ जोन है जहां मॉन्स्टर नहीं होते। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि सब थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर एंट्रेंस के पास ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना। रियो और एमोन एक टीम बनाते हैं। कुछ देर बाद रियो को एक मॉन्स्टर की उपस्थिति का एहसास होता है। वो एमोन से कहता है कि वो मॉन्स्टर को रोकेगा और एमोन उसका अंत करेगा। एमोन हल्का घबराहट में अपनी तलवार निकालता है। तुरंत एक सोल्जर एंड सामने आता है जैसे रियो पहचान लेता है और एमोन को समझाता है कि तुम्हें उसके गले पर वार करना होगा, जिससे वो बहुत ही आसानी से मारा जाएगा। जब तक वो आइसिकल लैंड से मॉन्स्टर को बिजी रखेगा। रियो एंट को गिराता है और एमोन उसका गला काट देता है। ये एमोन का पहला शिकार होता है और मॉन्स्टर को मार के वो खुशी से झूम उठता है। रियो मॉन्स्टर से मैजिक स्टोन निकालता है, उनके पहली बार डंजन में मॉन्स्टर मारने की सफलता के निशानी के तौर पर। रात को वो अपने रूममेट के साथ डिनर करता है जो उनकी पहली डंजन यात्रा का जश्न मना रहे होते हैं। सब प्रभावित होते हैं कि उन दोनों ने मिलकर अपने पहले ही डंजन एक्सप्लोरेशन में सोल्जर एंड को मार डाला। एमोन कहता है कि एंड को उसने खत्म किया, पर असली काम तो रियो ने किया था, उसने नहीं। पर कहता है कि वो कल सुबह फिर से डंजन जाना चाहता है, पर अकेले जाने से घबरा रहा है। रियो तुरंत कहता है कि वो भी चलेगा। ईटो बताता है उसने भी सुना है कि सोल्जर एंड अब पहले और दूसरे फ्लोर तक दिख रहे हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां एबल आता है और बताता है कि सोल्जर एंड जमीन के नीचे सुरंग खोद के ऊपर तक आ जाती हैं। सब चौंक जाते हैं कि मशहूर एडवेंचर उनके सामने खड़ा है, पर रियो एबल को देखकर यूजुअली जैसा फ्रैंक रहता है वैसा ही रहता है। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एबल सबसे कहते हैं कि रियो का ध्यान रखें क्योंकि उसमें कॉमन सेंस की कमी है। नील्स खड़ा होकर एबल से मिलता है, कहता है कि वो उसका फैन है और एक दिन उसके जैसा बनना चाहता है। एबल हाथ मिलाता और कहता है कि पहले जीवित रहना सीखा करो डंजन में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। रियो एबल से पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। एबल बताता है कि वो अपने मिशन से वापस आया है। तभी उसकी पार्टी आ जाती है। लड़कियां गुस्सा करते हैं कि वो पहले गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देने नहीं गया। एबल कहता है कि वो नए एडवेंचर की मदद कर रहा था। रेन जो छोटी और ठिगनी हाइट वाली होती है वॉरन से कहती है कि एबल को उठा लो। वॉरन उसे कंधे पर उठा लेता है और एबल बच्चे जैसा चिल्लाने लगता है। रेन फिर रियो को देखती है, जिस वजह से रियो घबराकर पूछता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। प्रीस्ट स्ट्रेस लिया लेन को समझाती है और रियो से माफी मांगती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं ईटो और नील्स फैन बॉय करते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन रियो समझ नहीं पाता कि उन्हें पार्टी में क्या खास लग रहा है। उसे तो कुछ नहीं लगा, नॉर्मल लगे। लिया रिन से कहती है कि रियो को घूरना ठीक बात नहीं थी, पर लिन कहती है कि वो बस क्यूरियस थी क्योंकि एबल हमेशा रियो की मैजिक की तारीफ करता था। लिया भी कहती है कि वो भी रियो के मैजिक को लेकर क्यूरियस है। एबल कहता है कि जल्दी सबको रियो की असली कला देखने को मिलेगी, चिंता मत करो। अगले दिन रियो और एमोन फिर डंजन जाते हैं। इस बार उनका सामना मॉन्स्टर डॉग से होता है। रियो आइसिकल लैंड से डॉग को रोक के रखता है, जबकि एमोन अपनी तलवार से कुछ मॉन्स्टर को मार गिराता है। ब्रेक में रियो कहता है कि एमोन का सॉर्ड स्टाइलो से एबल की याद दिलाता है। एमोन बताता है कि उसके टीचर का नाम कीरो है जो राजधानी के बड़े स्कूल में ट्रेन हुए होंगे। रियो सोचता है कि शायद एबल भी वहीं ट्रेनिंग किया होगा। उसे ये भी लगता है कि एमोन में काफी पोटेंशियल है एक बहुत ही पावरफुल एडवेंचर बनने का। एमोन रियो के शॉर्ट ज्ञान से प्रभावित होता है, खासकर क्योंकि रियो एक मेज है, तब भी वो शॉर्ट चला सकता है। रियो कहता है कि उसने अपने मेंटर के साथ इसकी प्रैक्टिस की थी पर अपना स्टाइल खुद बनाया है। रियो आगे कहता है
कहता है कि एमॉन का स्टाइल थका देने वाला है पर फ्यूचर के लिए सुरक्षित है, उसे अपनी स्टेमिना पर काम करना चाहिए। रियो कहता है कि एबेल सुबह सुबह शॉर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करता था, जिससे पता चलता है कि प्रतिभा के साथ मेहनत भी जरूरी है। एमॉन मोटिवेट होता है और कहता है कि वो भी मेहनत करेगा, बिल्कुल एबेल की तरह। अगले दिन रियो लाइब्रेरी जाता है जो उसकी सोच से काफी बड़ी होती है। वो लाइब्रेरियन से एल्केमी की बुक दिखाने को कहता है। लाइब्रेरियन उसे बिगिनर सेल्फ दिखाती है। बुक ज्यादा होने से रियो कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ी देर बाहर आ जाता है बुक पढ़ने के लिए। तभी पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है, टोटल सोलर एक्लिप्स। रियो बिना आंखों को बचाए उसे देखता रहता है। अचानक उसे लगता है कि कुछ गलत हो गया है, हर जगह लोग गायब हो गए हैं, पूरा माहौल एकदम से बदल चुका है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई उस पर हमला कर रहा है। जब एक तेज फायर ब्लास्ट रियो की तरफ आता है, वो तुरंत रिएक्ट करता है और एक आइस बॉल से उसे रोक लेता है। उसे समझ नहीं आता कि उस पर हमला किसने किया, पर तभी उसकी नजर पड़ती है खतरनाक डीमन औरत पर जो स्टाइल में चलती हुई उसकी तरफ आ रही होती है। वो ह्यूमन को देखकर हंसने लगती है जैसे उसे कोई खिलौना मिल गया हो खेलने के लिए। रियो को अब समझ आता है कि उसका सामना एक डीमन से हो रहा है और बुक के हिसाब से वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक हस्ती से मिल चुका है जिसने उसे कभी नहीं देखा था। वो भागना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि इस अजनबी जगह से बचकर भागना मुमकिन नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि अब मुझे लड़ना ही होगा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। डीमन के अटैक से पहले ही वो आइस शील्ड समन करता है जो उसके फायर स्टॉर्म को ब्लॉक कर देता है, पर डीमन तुरंत अपना अटैक बदलती है और एक इनविजिबल विंड बुलेट चला जो रियो की शील्ड को पार कर जाता है, लेकिन उसका आर्मर उसे बचा लेता है। डीमन हैरान होती है एक इंसान का आर्मर उसके अटैक को कैसे झेल गया। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि रियो फायर किंग का रोब पहने हुए है। अब वो समझ जाती है कि ये कोई मामूली मेज नहीं है। वो मैजिक छोड़कर तलवार से उसका काम तमाम करने का फैसला कर लेती है। रियो भी अपनी आई शॉट निकालता है और उसके वार को रोक लेता है। वो डिफेंसिव पोजीशन में रहता है जब डीमन उस पर जोर से अटैक करती है। डीमन इतनी तेज होती है कि रियो मुश्किल से ही उसके जानलेवा वार से बचता है। रियो तुरंत काउंटर अटैक करता है और 100 से ज्यादा आइसिकल लेंस डीमन की तरफ चला देता है, पर वो आसानी से सबसे बच जाती है। एक्लिप्स का समय वेस्ट हो रहा होता है जब डीमन बस खेल रही होती है। रियो नोटिस करता है कि वो विंड मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तभी डीमन एक फाइनल ब्लो के लिए उस पर जंप करती है। रियो आसानी से उसका वार ब्लॉक करता है क्योंकि उसके स्ट्राइक अब भी उसे हेडलेस नाइट से कमजोर लगते थे जिसने उससे तलवारबाजी सीखी है। डीमन हैरान होती है और पूछती है कि वो कौन है जो फेरी किंग का रोब और उसकी तलवार दोनों यूज कर रहा है। वो एक फायर बॉल बनाती है पर रियो तुरंत एक आइसिकल लेंस से उसे कैंसिल कर देता है। अब डीमन गुस्से से पागल हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो उस लड़के को तुरंत खत्म करेगी। वो लगातार अटैक करती है लेकिन रियो कॉन्फिडेंटली उसके हर वार को रोकता रहता है। एक पल आता है जब रियो काउंटर अटैक करता है और डीमन अपना बैलेंस खो बैठती है। रियो इस पल का इंतजार कर रहा था और तुरंत आइसिकल लेंस का भरमार उसके ऊपर बरसा देता है। डीमन अपने आसपास आग की दीवार बना लेती है। जब अटैक और तेज होते हैं तो वो पत्थर की दीवार बनाकर बचने और सुरक्षा करने की अपने आप को कोशिश करती है। रियो अपना स्टाइल बदलता है और हाई प्रेशर वाटर जेट से पत्थर काट देता है जिससे डीमन को चोट लगती है। डीमन शॉक होती है पर रियो धुंध के चलते हुए बस ब्लाइंडली अटैक करता होता है। तभी रियो क्लोज कॉम्बैट में आता है पर डीमन जंप करके उसके वार को रोक लेती है। दोनों हवा में टकराते हैं और रियो देख लेता है कि डीमन के घाव तुरंत भर रहे हैं। इस पल में डीमन उसे एक बिल्डिंग में टकरा कर गिरा देती है। जैसे ही वो उसका काम तमाम करने वाली होती है उसके चेहरे पर गर्म पानी के बूंदे गिरने लगती है जिससे वो चिल्ला उठती है क्योंकि वो पानी उबलने से भी ज्यादा गर्म था। वो तुरंत पत्थर का गोला बना के अपने आप को कवर कर लेती है। तब तक रियो नीचे आ जाता है। अचानक डीमन एक पावरफुल फ्लेम मैजिक का विस्फोट करती है और सबको जला देती है। वो रियो की तरफ बढ़ती है पर एक्लिप्स खत्म होने ही वाला होता है और जैसे ही धूप उसकी तलवार को छूती है वो बिखर जाती है। डीमन कहती है कि उनकी ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। रियो उससे कहता है कि अब सीधा निकल लो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। डीमन हंसकर अपना नाम लियोनोर बताती है और पूछती है कि रियो का नाम क्या है। रियो अपना नाम बताता है लेकिन कहता है कि तुम एक डीमन हो ना, सच से बताओ। ये सुन के लियोनोर हैरान रह जाती है कि रियो डीमन के बारे में जानता है। वो कहती है कि उसे रियो के साथ खेलना नहीं चाहिए था बल्कि एक ही बार में सीधा उसका काम तमाम कर देना चाहिए था, उससे गलती हो गई। वो कहती है कि वो फिर मिलेंगे और अगली बार वो और ज्यादा पावरफुल होके आएगी, पर उससे पहले हो सकता है कि रियो किसी और डीमन से मिल जाए। वो कहती है कि तुम जिंदा रहना वरना उसे खुद खत्म करने का मौका उसे नहीं मिल पाएगा, जो उसके लिए एक सैड बात है। रियो हैरान रह जाता है। तभी एक्लिप्स खत्म हो जाता है और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रियो को सब अजीब लगता है इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कुछ किताबें खरीद कर रेस्ट करेगा। वो बैंक जाता है पैसे निकालने जो उसने वाइवन मैजिक स्टोन बेचकर कमाए थे। फिर डॉर्म जाता है पर उसके दोस्त वहां से नहीं मिलते। जैसे ही वो निकलने लगता है देखता है कि उसके दोस्त को कुछ एडवेंचर तंग कर रहे हैं।
नील्स और ईटो उन बदमाशों को कावर्ड बोलते हैं, पर उनका लीडर डैन कहता है कि डंजन में भी मॉन्स्टर ऐसे ही एकदम से हमला करते हैं। तभी रियो पीछे से उनके साथियों को हरा देता है। वो डैन से कहता है कि उसकी बात सही है, लेकिन खुद पर भी वही बात लागू होती है। डैन उस पर पंच करने के लिए दौड़ता है, पर रियो आसानी से बचकर उसके पेट में स्वॉर्ड का हैंडल मार देता है, जिससे डैन उल्टी कर देता है और हार जाता है। फिर रियो अपने दोस्तों का इलाज करता है और कहता है कि उन्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना होगा ताकि कोई भी उन्हें ऐसे तंग ना कर पाए फ्यूचर में। लेकिन सबसे पहले सबको आराम करना चाहिए। वो लोग पब्लिक बाथ जाते हैं, जहां ईटो रियो के घाव ठीक करता है। सब हैरान होते हैं कि रियो को चोट किसने पहुंचाई जब वो इतना ताकतवर है। रियो उन्हें डीमन के बारे में बताता नहीं है क्योंकि अभी आराम जरूरी है। और रियो के रूममेट इस वक्त डंजन में थे और काफी मुश्किल लड़ाई के बाद उन्होंने एक गॉब्लिन आर्चर को हरा दिया था। ईटो ने लेसर हील स्पेल का उपयोग करके एमोन के घाव भरे, जबकि नील से गॉब्लिन की लाशों से लूट इकट्ठा कर रहा था। ये लोग अभी डंजन के 5वें लेयर पर थे, लेकिन ईटो को ये बात समझ नहीं आती कितने बिगिनर लेवल पर गॉब्लिन आर्चर कैसे आ गया। खतरे का एहसास होते ही नील्स ने फैसला किया कि सब और सरफेस पर वापस चलेंगे। जो लूट उन्हें मिला है उन्हें वो 3 हिस्सों में बांट लेंगे। एमोन वापस जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास अभी भी लड़ाई करने के लिए काफी स्टेमिना बाकी था, लेकिन नील्स जिसका आइडल एबल है उसने उसे सख्ती से कहा था कि जिंदा रहना तुम्हारा पहला फर्ज होना चाहिए, ना कि पैसे कमाना। इसलिए नील्स एबल की ये बात याद करके सभी को सरफेस पर चलने के लिए कहता है। उसकी बात काफी मजबूत थी तो सब लौट पड़ते हैं। वापस आते वक्त एमोन कहता है कि अगर रियो आज उनके साथ होता तो वो लोग आसानी से डंजन के और नीचे के लेयर को एक्सप्लोर कर पाते। रियो तभी शहर के किनारे थोड़ी हवा खाने आ गया था। उसके दिमाग में बस अपनी लड़ाई आकुमा यानी डीमन लिनोर के साथ ही चल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिनोर का मैजिक कितना ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसका मानना था कि मैजिक को कास्ट करने की स्पीड में वो दोनों बराबर हैं। इसलिए अगली लड़ाई में हार से बचने के लिए उसे अपनी पावर बढ़ानी होगी और कमियों को मजबूती में बदलना होगा। साथ ही उसे लिनोर की चलने की स्पीड का भी तोड़ ढूंढना होगा, जो विंड मैजिक से अपनी स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकती है। रियो खुद विंड मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसे थोड़ी जलन महसूस हो रही थी लिनोर से, पर वो इस बातों से निराश नहीं होता बल्कि सोचता है कि शायद वो वाटर मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। उसने पहले पानी के अंदर वाटर जेट स्पेल का यूज करके अपनी डाइविंग स्पीड बढ़ाई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे जमीन पर कैसे लागू करे। अपने पैरों की तरफ देखते हुए उसके दिमाग में आइस स्केटिंग का ख्याल आया और उसने सोचा कि अगर जमीन को आइस मैजिक में बदलते तो सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा और अगर इसके बाद वाटर जेट का उपयोग करे तो स्पीड बढ़ सकती है उसकी। लेकिन जब वो उसे ट्राई करने की कोशिश करता है तो ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है। इसी वजह से उसने फिलहाल इसे छोड़ दिया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने डिसाइड किया कि बाद में इस टेक्निक पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेगा। वापस शहर लौट के उसने सोचा कि लाइब्रेरी जाकर आकुमा और एल्केमी पर वो रिसर्च करने के बारे में सोचेगा। इसी वक्त एबल की टीममेट लिन लाइब्रेरी में थी, जो फॉरबिडन स्पेल बुक सेक्शन में कुछ ढूंढ रही थी। वो असल में कोई ऐसी जानकारी तलाश रही थी जो एबल के इस दावे को समझा सके कि रियो ने हवा में एक मोटा आइस बॉल बनाया था और आइस के स्पीयर से वाइवर्न की डिफेंस तोड़ दी थी, जो तोड़ना नामुमकिन है। लिन को लगता था कि रियो ये सब नहीं कर सकता। वो चाहे तो रियो से मिलकर उसके मैजिक स्किल देख सकती है, लेकिन उसका घमंड उसे ये करने नहीं दे रहा था क्योंकि उसका मास्टर, जिसे वो सबसे महान मैजिशियन मानती थी, वो भी रियो जैसे मैजिक नहीं कर सकते थे। उसका मानना था कि एबल ने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और कुछ नहीं। तभी एक एल्फ महिला सारा वहां आई, जो लाइब्रेरी की रेगुलर कस्टमर थी। उसने लिन को ग्रीट किया और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि लिन यहाँ कम ही आती है। लिन ने जवाब दिया कि वो सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने आई थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल पाई। उसने सोचा कि सारा से बात करे इस बारे में, लेकिन फिर डिसाइड किया कि किसी को ऐसे मामले में नहीं शामिल करे जो शायद सच ही ना हो। तो उसने टॉपिक बदल दिया और पूछा कि सारा कब लोन वापस आई। पता चला कि सारा रॉयल कैपिटल के एक क्वेस्ट पर गई थी और अभी अभी वापस आई है। तभी सारा कहती है कि उसका एनवॉय यानी राजदूत उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वहां से चली जाती है। लिन थोड़ी डिसअपॉइंट हुई कि ज्यादा उनकी बात नहीं हो पाई। नील्स और एमोन एडवेंचर गिल्ड वापस लौट कर रिसेप्शनिस्ट नीना के डेस्क पर आते हैं। नील्स अपनी हमेशा की तरह शर्मीले अंदाज में नीना से बात करते हुए अटकता रहता है, तो ईटो बात
संभालता है और नीना को लूट दिखाता है जो उन्हें गॉब्लिन आर्चर से मिली थी। उसमें बड़े मैजिक क्रिस्टल थे जो 5वें लेयर से मिले थे। नीना को ये बहुत ही असंभव लगा क्योंकि 5वें लेयर में कभी गॉब्लिन आर्चर देख ही नहीं गए थे। इस मामले को गंभीर मानते हुए नीना तुरंत गिल्ड मास्टर को जानकारी देने चली गई। ह्यूग ने ये खबर सुनी और कहा कि गॉब्लिन आर्चर आमतौर पर सिर्फ 10th लेयर से नीचे वाले लेयर पर स्पॉन होते हैं। उसने इसे एक वार्निंग माना कि शायद कोई बड़ा विनाश होने वाला है, इसलिए उसने नीना से पूछा कि शहर में कोई बी रैंक पार्टी है जो इस मुश्किल को संभाल सके। नीना ने बताया कि क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी और व्हाइट ब्रिगेड पार्टी दोनों शहर में ही हैं और व्हाइट ब्रिगेड 2 दिन पहले ही मिशन से वापस आई हैं। ह्यूग ने कहा कि दोनों पार्टी को तुरंत बुलाओ क्योंकि वो इस मामले पर बात करना चाहता है उनसे। नीना ने जब क्रिम्सन स्वॉर्ड को बुलाया, एबल थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि व्हाइट ब्रिगेड भी वहां होने वाली थी। फिलिप्स जो व्हाइट ब्रिगेड का लीडर है उसको एबल पहले से जानता है, लेकिन फिर भी वो फिलिप्स से मिलने से थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करता। लेकिन एबल फिर भी अपनी टीम के साथ गिल्ड मास्टर के ऑफिस जाता है। वहां वो देखता है कि व्हाइट ब्रिगेड पहले से ही वहां मौजूद है। फिलिप्स ने कॉन्फिडेंस के साथ एबल को पूछा कि वो कैसा है और एबल ने ऑकवर्ड तरीके से उसे कहा कि वो ठीक है। दोनों पार्टी के आ जाने पर ह्यूग ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई। एबल को यकीन नहीं हो रहा था कि गॉब्लिन आर्चर 5वें लेयर पर आ गए हैं। ह्यूग ने कहा कि ये 100% सच है क्योंकि उसे गॉब्लिन आर्चर का मैजिक स्टोन जो मिला है। फिलिप्स ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। ह्यूग ने बताया कि वो चाहता है कि दोनों पार्टी तुरंत डंजन में जाकर अर्ली ग्रेट टाइडल बोर कैलामिटी के संकेत ढूंढे। ग्रेट टाइडल बोर का मतलब है मॉन्स्टर की पॉपुलेशन का अचानक तेजी से बढ़ना, और क्योंकि पिछली बार इसे हुए लगभग 1 दशक हो गए हैं, ये संभव है कि अब दोबारा ये होने वाला है। रिया ने भी माना कि अजीब मॉन्स्टर का आना इस क्लैमिटी का पहला संकेत हो सकता है, तो उसने ह्यूग की योजना को मान लिया। ह्यूग ने उनकी मेहनत के बदले तुरंत 100 गोल्ड कॉइन दिए और काम पूरा होने पर 200 और देने का वादा किया। एबल ने एक बार फिर कंफर्म किया कि उनका काम सिर्फ इतना ही है कि सबसे पहले कंफर्म करना कि ग्रेट टाइडल बोर्ड सच में आने वाली है या नहीं। ह्यूग ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाए तुरंत वापस सरफेस पर लौट कर सबको इन्फॉर्म करना ताकि डंजन गेट टेम्परली लॉक किए जा सके और सभी एडवेंचर और रीजनल लाइट को बुलाकर युद्ध की तैयारी की जा सके। ह्यूग ने इस मिशन के बारे में शहर के लॉर्ड को पहले से ही बता दिया है और अपने काउंटर मेजर प्लान भी शेयर किए हैं। ह्यूग के इतने बड़े प्लान देखकर एबल को लगा कि शायद ह्यूग को पूरा यकीन है कि बोर शुरू हो चुका है, पर ह्यूग स्पष्ट करता है कि वो सिर्फ बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है और फिर से दोनों पार्टी को कहता है कि अगली सुबह सबसे पहले डंजन की तरफ तुम दोनों आना। क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड दोनों ही क्वेस्ट एक्सेप्ट करके वहां से निकल जाते हैं, पहले से ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ। अगली सुबह रियो के रूममेट देखते हैं कि रियो तो पहले से ही तैयार है। नील से पूछता है कि रियो कहाँ जा रहा है, तो रियो बताता है कि वो फिर से लाइब्रेरी जाने वाला है, इस बार नॉर्थ साइड के एडवांस सेक्शन में, ताकि एल्केमी के बारे में ज्यादा सीख सके। ईटो के मुताबिक सिर्फ डी रैंक एडवेंचर ही नॉर्दर्न सेक्शन में जा सकते हैं, तो ये रियो के लिए काफी कन्वीनियंट है। एमोन बताता है कि उसने सुना है कि नॉर्दर्न सेक्शन में कुछ फॉरबिडन बुक भी हैं जो रियो को काफी एक्साइटेड कर देती है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा ऐसी चीज सीखना जो सीखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बी रैंक के एडवेंचर ही उन बुक को पढ़ सकते हैं और कोई नहीं। ये बात सुनकर रियो को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसके साथ ही कहते हैं कि वो जल्द ही बी रैंक में प्रमोट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लो। रियो का जज्बा देखकर नील्स डिसाइड करता है कि वो फिर डंजन जाएंगे और ईटो और एमोन भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। रियो लाइब्रेरी पहुंचता है, नॉर्दर्न सेक्शन में घूमता है, पर आकुमा से रिलेटेड की किताबें उसे नहीं मिल रही होती। जब वो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ता है तब उसकी मुलाकात सारा से होती है, जिसे देखकर वो तुरंत उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उधर एबल की टीम और फिलिप्स की टीम डंजन गेट पर पहुंच जाती है। फिलिप्स ने इस मिशन के लिए 20 लोग इकट्ठा किए होते हैं, जिनमें ज्यादातर सी रैंक एडवेंचर होते हैं। सबके आने के बाद ह्यूग गेट खोलने वाला होता है, लेकिन एबल उसे गेट खोलने से रोक देता है क्योंकि उसे लगता है जैसे ही गेट खुलेगा कुछ बुरा होगा। सुरक्षा के लिए एबल लिन को कहता है कि अपने विंड स्पेल प्रोब से यूज करके डंजन के फर्स्ट लेयर को स्कैन करे। वो लिन स्पेल कास्ट करती है और महसूस करती है कि एंट्रेंस पर कुछ 100 से ज्यादा मॉन्स्टर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ग्रेट टाइडल बोर शुरू हो चुका है। ह्यूग तुरंत सबको पीछे हटाने और नाइट के साथ साथ एडवेंचर को भी बुलाने का हुक्म देता है सबको। डंजन गेट बंद कर दिए जाते हैं और नील्स की टीम जो अभी गिल्ड आई थी ये सुनकर समझ जाती है कि मॉन्स्टर सरफेस पर आ रहे हैं। इमरजेंसी में सभी को डंजन के फर्स्ट वॉल पर
बुलाया जाता है। रियो जो इस वक्त बिल्कुल अनजान है अभी भी सारा को घूर रहा होता है। सारा उसे पहचान लेती है और इस बार अपना परिचय देती है। जब वो पूछती है कि रियो यहाँ क्या ढूंढ रहा है तो रियो आकुमा वाली बात छुपाते हुए कहता है कि वो एल्केमी और गोलम बनाने से जुड़ी किताबें ढूंढने के लिए यहाँ आया है। सारा उसे गोलम क्राफ्ट से रिलेटेड किताबों के सेक्शन में ले जाती है। रास्ते में दोनों बात करते हैं और रियो को पता चलता है कि सारा एक पार्टी विन की एडवेंचर है, लेकिन अफसोस है कि ये पार्टी में सिर्फ वो अकेली ही मेंबर है, मतलब सोलो मेंबर है वो। डंजन गेट पर अब पूरा लॉकडाउन हो चुका है और सभी एडवेंचर फर्स्ट बॉल पर मॉन्स्टर का वेट कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड में पहली वेव गेट तोड़ देती है और आर्चर तुरंत तीर बरसा देते हैं। मॉन्स्टर में काफी गॉब्लिन आर्चर भी होते हैं जो काफी एडवेंचर को घायल कर देते हैं। कमांडर नेवाइल अपने नाइट सोल्जर के साथ सही समय पर पहुंचता है और सभी की मदद करता है। ह्यूगो को लगता है कि मॉन्स्टर की गिनती पिछली बार से काफी ज्यादा है। लंबी लड़ाई के बाद भी मॉन्स्टर कम नहीं होते। ह्यूग अंदाजा लगाता है कि बॉस गॉब्लिन आने ही वाला है। नील ये संदेश एबेल तक पहुंचाता है ताकि वो अपनी पार्टी को तैयार करे। एफ रैंक होने की वजह से नील्स, ईटो और एमॉन सिर्फ सप्लाई डिलीवरी में मदद कर पाते हैं। सूरज ढलने लगता है और ज्यादातर मॉन्स्टर मारे जाते हैं, लेकिन अचानक से आई खामोशी ह्यूग को बेचैन कर देती है। उसे लगता है कि बॉस कभी भी आ सकता है। ह्यूग व्हाइट ब्रिगेड और क्रिम्सन शॉट दोनों को तैयार होने का हुक्म देता है। दोनों पार्टीज गेट के सामने जाकर पहले छोटे मॉन्स्टर को मार देती हैं। जैसा अंदाजा लगाया था एक बहुत बड़ा गॉब्लिन लंबी तलवार लेकर गेट से बाहर आता है। एबेल उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये एक गॉब्लिन जनरल है। फिलिप्स सोचता है कि इसे मारने के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, पर दो और गॉब्लिन जनरल आने से समझ आता है कि इन लोगों के पीछे गॉब्लिन किंग भी है। एबेल और फिलिप्स दो जनरल से लड़ते हैं। रिया और सीना तीसरे को रोकने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन अचानक एक एयर स्लैश आता है जो दोनों जनरल को आधा काट देता है। ये स्लैश गॉब्लिन किंग का होता है जो अब बैटलफील्ड में आ चुका है। इससे लड़ने की क्षमता सिर्फ एबेल और फिलिप्स में होती है। एबेल अपना यूनिक स्किल परफेक्ट शैडो यूज करके गॉब्लिन किंग के पास पहुंचता है और उसके सीने में वार करता है, लेकिन ये काफी नहीं होता। लिन जो काफी देर से पावरफुल स्पेल रेडी कर रही होती है बुलेट रेन बरसा देती है जो मॉन्स्टर को हर जगह से छेद देता है। गॉब्लिन किंग के मरने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन डंजन के अंदर अभी भी कुछ ऐसा छुपा है जो शायद गॉब्लिन किंग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है सभी के लिए, पर इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता अभी। एडवेंचर गिल्ड में उनकी जीत का जश्न बनाने के लिए एक बड़ी दावत रखी गई थी। जब रियो वहां पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ क्या हुआ। इसी बीच गिल्ड मास्टर ह्यूग अपने दफ्तर में ऑफिशियल पेपर वर्क भर रहा होता है और बहुत चिंता में होता है क्योंकि राजधानी से कुछ रिसर्चर यहाँ आने वाले हैं ताकि जो कुछ हुआ उसका गहरा अध्ययन कर सकें, जो ह्यूग के हिसाब से उसके लिए ग्रेट टाइडल बोर से भी ज्यादा परेशानी ले आएगा। सीन वापस रियो की तरफ आता है जब उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि ग्रेट टाइडल बोर खत्म हो गया है बिना उसके जाने। तो वो सोचता है कि क्या सच में वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। नील से बड़े उत्साह से रियो को एबेल की जीत के किस्से बताता है कि कैसे एबेल ने गॉब्लिन किंग से बराबरी का युद्ध किया था। थोड़ी देर बाद एबेल अपनी दोनों दोस्त लिन और रिया से मिलता है जो काफी समय से उसे ढूंढ रही थी। लिन थोड़ी नाराज थी क्योंकि एबेल आजकल सिर्फ रियो के साथ ही समय बिता रहा है और रिया को शक था कि रियो एबेल का पसंदीदा व्यक्ति बन गया है। रियो समझ जाता है कि लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान होने के बाद भी अंदर ही अंदर वो उसे एबेल के पास देखना नहीं चाहती, फिर भी वो दोस्ताना अंदाजा में बात करता है जिससे लिन को मौका मिलता है पूछने का कि क्या वो सच में आसमान के बहुत ऊपर आइस वॉल बना सकता है। जब रियो हाँ में जवाब देता है तो लिन पूछती है कि क्या उसने अपने स्पेल को मॉडिफाई किया है या एक नया ओरिजिनल स्पेल बनाया है, क्योंकि उसके ज्ञान के मुताबिक इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये कर सकता है। रियो ओरिजिनल स्पेल का मतलब ही नहीं समझता तो लिन समझाती है कि ओरिजिनल स्पेल पुराने इनकांटेशन को फॉलो नहीं करते बल्कि नई इनकांटेशन यूजर खुद बनाते हैं। पर रियो को अभी भी समझ नहीं आता क्योंकि वो तो मैजिक के लिए इनकांटेशन का इस्तेमाल ही नहीं करता, जिससे लिन और भी ज्यादा चकित हो जाती है। अगली सुबह रियो के दोस्त गिल्ड में नए मिशन ढूंढने आते हैं, लेकिन नोटिस बोर्ड पर एक भी काम उन्हें नहीं मिलता। रियो आता पूछता है कि वो डंजन में क्यों नहीं है। नील्स बताता है कि डंजन मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है और कुछ हफ्ते तक बंद ही रहेगा, इसलिए उन्होंने नॉर्मल गिल्ड मिशन लेने का प्लान बनाया था। पर ऐसे कई एडवेंचर होने
होने के कारण कोई भी मिशन उनके लिए नहीं बचे। फिर वो रियो से पूछते हैं कि वो अपनी छुपने की जगह से निकलकर यहाँ क्यों आया है। रियो बताता है कि वो एल्केमी प्रैक्टिस के लिए मैजिक और ढूंढ रहा है, पर शहर के सारे कॉपर और बिक चुके हैं। जब दोनों एक जैसी मुसीबत में होते हैं तो रियो प्रपोज करता है कि वो तीनों उसके लिए मैजिक और इकट्ठा क्यों नहीं करते, तो बदले में वो उन्हें पैसे देगा। ईटो बताता है कि दक्षिण में एक गांव के पास एक छोड़ी हुई खदान है और शायद वहां कॉपर और उन्हें मिल सकता है, पर वहां तक चल के पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। रियो कहता है कि ये अच्छी बात है कि उसे कॉपर और मिल जाएगा, इसलिए वो अपने दोस्तों से वादा करता है कि वो और के बदले में हर एक को 4 गोल्ड कॉइन देगा, साथ ही हर एक मैजिक और के लिए 25 गोल्ड कॉइन देगा। रियो के पास पैसे की कमी ना देखते हुए उसके दिल खुशी से काम करने के लिए मान जाते हैं। उनके चले जाने के बाद रियो अपने कमरे में लौटता है, लेकिन बाहर शोर सुनाई देता है। जब वो खिड़की से देखता है तो कुछ नाइट एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसका फायदा उठाने की धमकी दे रहे होते हैं। एक लोकल एडवेंचर उन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर तलवार निकालकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक फिसल जाता है। जब वो उठने की कोशिश करता है तो दोबारा फिसल कर मुंह के बल गिर जाता है। तभी फिलिप, जो व्हाइट ब्रिगेड का कैप्टन है, वहां आता है और उन नाइट को डांटता है कि उनका काम नागरिकों की रक्षा करना है, उन्हें परेशानी देना नहीं। लेकिन नाइट एडवेंचर को पसंद नहीं करते और फिलिप्स से भी लड़ने की सोचते हैं। फिलिप्स अपना परिचय देता है कि वो हाउस हीलाइन का वारिस है, जो एक नोबल हाउस है और इस खानदान का मुखिया यानी फिलिप्स का पिता कभी रॉयल नाइट का कमांडर था। ये सुनते ही नाइट डर कर वहां से भाग जाते हैं पतली गली से। एडवेंचर डैन और बचाई गई लड़की फिलिप्स का उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। फिलिप्स डैन की हिम्मत की तारीफ करता है और उसे बुराई के खिलाफ लड़ते रहने का उत्साह देता है। फिर डैन को लड़की को सुरक्षित उसके साथियों तक पहुंचाने का उसे काम देता है। उनके जाने के बाद फिलिप ऊपर देखकर रियो को नमस्ते करता है और बताता है कि ये रियो था जिसने छुपकर अपनी आइस मैजिक से नाइट का जूता जमाया था, जिस वजह से वो फिसल कर गिर गया। फिलिप्स उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने काम पर निकल जाता है। सीना के साथ रियो सोचता है कि एक नोबल का बेटा एडवेंचर क्यों बना। उस रात जब रियो अकेले खाना खा रहा होता है, एबल वहां आ जाता है और उसकी शांति बिगाड़ देता है। रियो पहले ही कह देता है कि वो एबल का खाना नहीं खरीदेगा। थोड़ा मजाक करते हुए एबल से उसके प्रेम संबंध के बारे में पूछता और कहता है कि उसने देखा है कि लिन हर बार जलन महसूस करते जब वो दोनों साथ होते हैं। एबल बताता है कि लिन का दिल सिर्फ वॉरेन के लिए धड़कता है, उसके लिए नहीं। तो रियो एबल को रिया पर कदम बढ़ाने का सुझाव देता है, लेकिन एबल शर्मा के ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो दोनों डाटा ट्रांसफर करने वाले एरिया में आते हैं। तो इस एरिया को देखकर रियो थोड़ा गंभीर होकर पूछता है कि रात के समय वो यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हैं। एबल बताता है कि उसे एक काम दिया गया है जो वो अकेला नहीं करना चाहता, इसलिए उसने रियो को भी अपने साथ बुला लिया। रास्ते में एबल बताता है कि शहर में कुछ इन्वेस्टिगेटर आए हैं, जिनमें से एक उसका पुराना जान पहचानने वाला है। उसके साथ कुछ रॉयल गार्ड भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ गार्ड डाटा ट्रांसफर करने वाले एरिया चले गए हैं और एबल को उन्हें वापस लाने का काम मिला है और कुछ नहीं। दूर से रियो 2 अजीब आदमी देखता है जो लोकल नहीं लगते। एबल को भी शक होता है तो दोनों चुपके से उनका पीछा करते हैं और एक अंधेरी गली में अचानक उन लोगों के द्वारा घेर लिए जाते हैं। रियो बिना देखे उनका हमला रोक देता है और एक बड़ा सा आइस ब्लॉक गिराकर सबको बेहोश कर देता है। एबल जमीन पर एक एल्केमी टूल देखता है। एल्केमी शब्द सुनकर रियो उसे लेना चाहता है, पर एबल ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये खतरनाक चीज वो एबल जैसे प्रॉब्लम वाले चाइल्ड को नहीं दे सकता। और दूसरी बात ये एक एविडेंस के तौर पर गिल्ड को वो देने वाला है। वो पहले जांच करता है कि ये लोग कौन है। एक आईडी कार्ड से पता चलता है कि ये जा क्लियर सिटी से हैं, जो हॉन्डूरो की राजधानी है, और ये सब लोग सी रैंक एडवेंचर हैं। एबल को समझ नहीं आता कि ये यहाँ क्यों आए हैं, फिर भी वो उन्हें बांधकर गिल्ड वालों को हवाले करने का फैसला कर लेता है। मीनवाइल फिलिप्स का पीछा पहले वाले गंडे नाइट का ग्रुप छुपकर कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो छुपकर अटैक करने वाले होते हैं, अचानक वो लोग स्टन हो जाते हैं और तुरंत आग में जल उठते हैं। पता चलता है कि सीना ने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया और फिलिप्स ऐसे आगे बढ़ रहा होता है जैसे उसे पहले से ही पता था कि सीना इन सभी को संभाल लेगी। इसी दौरान एक बड़ी समस्या रियासत के सामने आती है जब एम्पायर की इन्वेस्टिगेशन टीम कई लोगों के साथ रियासत में पहुंचती है। इस टीम का नेतृत्व हिलेरियन और क्लाइव कर रहे होते हैं, जो रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होते हैं, और उनका मिशन होता है ग्रेट टाइडल बोर के बाद डंजन की जांच करना। दूसरी तरफ रियो भी डंजन जाता है और उसे एक हिला देने वाली बात पता चलती है। डंजन
को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया था। दरअसल हेरेलियन और उसकी टीम ने रियासत का सारा सामान यूज कर लिया होता है और वो चाहते हैं कि डंजन फिर से खोला जाए जो ग्रेट टाइडल बोर के बाद बंद हुआ था। ह्यूग ने एक पत्र पढ़ा जो एम्परर ने भेजा होता है, जिसमें हेलेरियन को शहर का मंत्री बनाने का जिक्र होता है और उसे ये भी हक मिला है कि युद्ध के बाद रियासत कैसी चलाई जाएगी। ह्यूग को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि उनका सम्मान क्यों ले लिया गया और डंजन खोलने का हुक्म क्यों दे दिया गया। वो ह्यूग को ये भी कहते हैं कि इस काम के लिए एडवेंचर की उन्हें बहुत जरूरत है। क्लाइव कितनी भी कोशिश करे समझाने की कि ये ऊपर से आया हुआ हुक्म है, ह्यूग को मानने से इनकार कर देता है। हिलेरियन उनकी बात देखते हुए माफी मांगता है और वादा करता है कि सारे सामान का वो बदला देगा, मतलब पैसे देगा। ह्यूग के लिए ये बात ठीक लगती है, लेकिन डंजन के मामले में वो अभी भी अशांत रहता है। जब क्लाइव डंजन खोलने पर जिद करता है तो ह्यूग कहता है कि अगर खोलना ही है तो एडवेंचर और गिल्ड को किसी भी घटना का जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। अंत में हिलेरियन प्रस्ताव रखता है कि वो एडवेंचर को स्टैंडर्ड भुगतान करने के साथ अपने साथ ले जाएगा। ह्यूग फिर भी चेतावनी देता है कि हर एडवेंचर ये काम नहीं करेगा और जिसको करना है वो कर सकता है, पर ग्रेट टाइडल बोर के बाद डंजन काफी डेंजरस मॉन्स्टर से भरा हो सकता है। दूसरी तरफ रियो एबल के पार्टी के पास जाने की सोचता है, लेकिन दरवाजे पर रुक जाता है। तभी एक छोटी लड़की भागकर आती है और कहती है कि उसे तुरंत गिल्ड पहुंचना है। रियो खाने के मूड में होता है इसलिए मना कर देता है, लेकिन लड़की जिद करती है तो उसे वो एबल के पास ले आता है। लड़की एक पत्र देती है जो हिलेरियन का होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो एबल की टीम को डंजन की इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहता है। पत्र पढ़कर एबल चिंतित हो जाता है। रियो कहता है कि डंजन बंद है। एबल बताता है कि इतिहास में एक बार ग्रेट टाइडल बोर के बाद ए लिस्ट एडवेंचर की टीम डंजन से गायब हो गई थी। उस टीम का नेता इतना शक्तिशाली था कि उसकी तुलना सुपरमैन से की जा सकती थी, मतलब वो एक एस रैंक एडवेंचर था। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो सभी लोग डंजन से गायब कैसे हो गए, इसलिए लोग उस डंजन से दूर रहते हैं। रियो को ये सब सुनने में कोई रुचि नहीं होती, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लड़की अपना नाम नटालिया बताती है और जब वो अपना पारिवारिक नाम बताती है तो लिन तुरंत समझ जाती है कि वो एक महान वाटर मेज के खानदान से है। लिन पूछती है क्या उसने कभी दूर से ऊंचाई में पानी की दीवार बनाने वाले जादू के बारे में सुना है, लेकिन नटालिया मना करती है। पार्टी के सब लोग हैरान होते हैं कि लिन अभी भी रियो की शक्ति के बारे में चिंतित है। जब नटालिया को बताया जाता है कि रियो ऐसा कर सकता है तो वो भी चौंक जाती है। एबल अपने साथियों को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए रियो से कभी लड़ाई ना करे, क्योंकि हम सब मिलकर भी उसे नहीं जीत पाएंगे, और अगर वो लोग उससे माफी मांग लेंगे तो रियो इतना दयालु है कि वो उन्हें नहीं मारेगा। एबल नटालिया से ये भी कहता है कि अगर कभी उसे मदद की जरूरत हो और वो लोग उपलब्ध ना हो तो वो रियो को ढूंढ सकती है, जो अक्सर अपने रूम पर या लाइब्रेरी पर होता है। रियो अपने घर लौटकर रूममेट को बताता है कि डंजन खुलने वाला है, लेकिन सिर्फ डी रैंक से ऊपर के एडवेंचर के लिए। वो ये भी बताता है कि कल एक ब्रीफिंग है जिसमें वो शामिल हो सकते हैं। अगले दिन एबल, हिलेरियन और दूसरे लोग डंजन एक्सप्लोर करने के लिए तैयार होते हैं। हिलेरियन उसे एक मैजिक टूल दिखाता है जो माना चेक करता है। एबल अपनी टीम को कहता है कि वो सिर्फ पहले 7 लेवल एक्सप्लोर करेंगे। इसी बीच दूसरे लोग ब्रीफिंग में होते हैं जहां ह्यूग बताता है कि सिर्फ डी रैंक से ऊपर के एडवेंचर इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं, लेकिन कम रैंक वाले लोग सामान ले जाने वाली टीम में वॉलंटियर कर सकते हैं। रियो ब्रीफिंग में पूछते हैं कि ग्रेट टाइडल बोर के दौरान मारे गए मॉन्स्टर से जो मैजिक स्टोन मिला था उसका रंग क्या था, तो ह्यूगो कहता है कि वो हल्का रंग का था और कुछ नहीं। डंजन के अंदर एबल की टीम कई दिन से खोज कर रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, कोई मॉन्स्टर भी नहीं मिलता उन्हें, जो उन्हें हैरान करता है। तब वो क्लाइव और पूरी रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीम को तेज रफ्तार से नीचे जाते हुए देखते हैं। रिया बताती है कि उनका टारगेट 38 लेवल है। क्लाइव और उसकी टीम उस लेवल पर एक काला दरवाजा देखते हैं। वो नहीं जानते अंदर क्या है, लेकिन क्लाइव खुश होता है कि वो सबसे पहले यहाँ आया है। जैसे ही वो लोग अपना जादू उस दरवाजे पर छोड़ते हैं सब लोग गायब हो जाते हैं। एबल लोगों के साथ बाहर नटालिया जो उनका सिग्नल मैजिक स्टोन से चेक कर रही होती है, अचानक सिग्नल खत्म हो जाता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और परेशान भी हो जाती है। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है। मैं ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेड का लास्ट सीजन जल्द ही पूरा कर दूंगा, वो हाफ कंप्लीट हो गया है। तो बताओ 30-35 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूं कि कंप्लीट सीजन लेके आऊं? ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।